हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहले क्लास में फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री का, जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है जाबलोंस्की डायग्राम। तो जाबलोंस्की डायग्राम हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है कि देखिए कि फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल चेंज आपको, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, कब होता है। एक पकड़ लीजिए, अगर ए है मेरा एक क्या एनालाइट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो भी बोल सकते हो, उसको हम लाइट देके क्या करते हैं, एक्साइट करवाते हैं, हाँ या ना। उसके बाद एक्साइटेशन के बाद आइदर फोटोफिजिकल प्रोसेस होगा और क्या होगा, फोटो केमिकल प्रोसेस होगा। इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेडिएशन वो एमिट करेगा या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, उसके हिसाब से होगा। तो फोटोकेमिकल और फोटोफिजिकल प्रोसेस दोनों में से कोई भी होने के लिए हमारा रिएक्टेंट का एक्साइटेशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो कैसे होगा, देखिए एक्साइटेशन कैसे होता है कि आपको पता है कि फोटोकेमिस्ट्री मेनली डील करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, उसका ट्रांजिशन हो रहा है लाइट जब हम उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, और वही हमारा फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस करेगा। तो देखिए आपको पता है कि दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं, एक रहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक रहता है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा तब वो क्या रहेगा, तब वो स्टेबल रहेगा, उसका एनर्जी कम रहेगा। पर अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है तो उसका क्या रहेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। एमओ डायग्राम का आप याद कीजिए, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा रहता है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर रहेगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि हमारा एनालाइट मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होगा, ठीक है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा ही होता है हमारा जितना भी प्रोसेस है जहां पे लाइट का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे ही होता है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में पकड़ लीजिए, हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, पेयर्ड है, ठीक है, वो पेयर्ड है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट को जाएंगे, तब क्या हो सकता है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे तो आइदर ये ट्रांजिशन होके स्पिन अपना मेंटेन कर रहा है, मतलब ये उल्टा स्पिन है तो ये भी क्या है, उल्टा होके है, और उसका स्पिन का चेंज हो रहा है। दो है, एक केस में क्या हो सकता है, उसका स्पिन जैसा है वैसा रह सकता है, दूसरा केस में उसका स्पिन का इन्वर्सन हो सकता है, ठीक है। अभी दो केस है, तो दो टाइप का ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये जो होता है ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं क्या, सिंगलेट। इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट, और इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट स्टेट। क्योंकि तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, ग्राउंड स्टेट में रह गया, तो उसका इधर क्या होगा, इस टाइप का होगा, नहीं तो इस टाइप का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो सिंगलेट स्टेट इसको क्यों बोलते हैं, देखिए, तो सिंगलेट स्टेट क्यों बोलते हैं, देखिए, तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट है, पहले पकड़ लीजिए ग्राउंड स्टेट है, उसमें उसका स्पिन क्या होगा, S1 प्लस S2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन का ये होगा। तो एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s प्लस 1। तो यहाँ पे मेरा s का वैल्यू अगर मैंने जीरो डाल दिया तो मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब सिंगलेट स्टेट है।
सिंगलेट स्टेट है। तो मेरा ग्राउंड स्टेट क्या है? सिंगलेट स्टेट है। उसके बाद जब हम एक्साइटेड स्टेट को जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट ऐसा हो सकता है, एक्साइटेशन, हाँ या ना, एक्साइटेशन ऐसा हो सकता है, दोनों में से कोई। तो पहला केस में देखिए स्पिन क्या हो रहा है? मेंटेन रह रहा है। तो इसके लिए भी अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये सिंगलेट स्टेट देगा। अभी दूसरा केस में देखिए, इसका अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालें तो s इक्वल टू s1 + s2। तो ये भी प्लस हाफ है, हाँ या ना, ये भी क्या है? प्लस हाफ है। तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2s + 1 का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रिपलेट स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला केस है जहां पे स्पिन मेंटेन रह रहा है, मतलब ये ऐसे करके ट्रांजिशन कर रहा है, यहां पे स्पिन मेंटेन रह रहा है। तो ये क्या कर रहा है? स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? रूल को फॉलो कर रहा है, जो कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। मतलब ट्रांजिशन जब होगा तो स्पिन सेम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टेबल है, मतलब इसके पास थोड़ा स्टेबिलिटी तो है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये इस टाइप का ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब स्पिन का जब फ्लिपिंग हो रहा है, स्पिन का जब फ्लिपिंग मतलब स्पिन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब क्या हो रहा है? ट्रिपलेट स्टेट फॉर्म कर रहा है। तो आपको एक पता है हून्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पता है ना? उसमें क्या बोलता था, याद करो। अगर मेरे पास P3 है तो वो ऐसे नहीं रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे रहना चाहिए? पहले शेयरिंग होगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। क्योंकि इस टाइप का अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करेगा, मतलब उसका मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा होना चाहिए, हून्स रूल ने हमें बताया है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रिपलेट स्टेट है वो स्टेबल होगा किसके अकॉर्डिंग? हून्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। तो याद रखना हर वक्त, ये तो सिर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकली है, स्पिन सिलेक्शन वाला बात बताया है। याद रखना कि जब भी ट्रिपलेट स्टेट को वो जाएगा, जब भी ट्रिपलेट स्टेट को वो जाएगा, तब उसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी अगर इंक्रीज होता है, मल्टीप्लिसिटी अगर इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है उतना स्टेबिलिटी होता है। मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अगर है तो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल अगर होगा तो लीस्ट एनर्जी होगा, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल लेस एनर्जी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा और उतना उसका एनर्जी कम होगा। इसको मैक्सिमम मत लिखिए, मोर मल्टीप्लिसिटी। अगर ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसका एनर्जी क्या होगा? उस स्टेट का कम होगा। इतना आपको पता चल गया। इसीलिए सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी कम रहता है, मतलब एनर्जी ऑफ सिंगलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पर याद रखना कि यहां पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है। तो एक स्टेट का ट्रांजिशन के लिए ही हम वो कंसीडर करेंगे कि सिंगलेट का ग्रेटर देन क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जबलोंस्की डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं।
तो जबलॉन्स्की डायग्राम में क्या होता है देखिए, पहले एक रहता है हमारा ग्राउंड स्टेट रह गया। तो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होता है, तो उसको S0 मैंने लिख दिया। ये मेरा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। अभी इस इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांजिशन करते हैं, तो ये आइदर क्या होगा, ऐसे सिंगलेट स्टेट है, पकड़ लीजिए, ये है S1, ये है मेरा S2, ये है मेरा S3, ये है मेरा S3। ऐसे वो सिंगलेट स्टेट को एक्साइट हो सकता है। तो कैसे एक्साइटेशन होता है देखिए, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एनर्जी देते हैं, मतलब hmu, एक रेडिएशन इसके ऊपर हम देंगे। तो जब रेडिएशन देंगे तब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन आइदर एक्साइट होके कहाँ तक, जब एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, तो ये आइदर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, पहला स्टेट तक, और दूसरा स्टेट तक जा सकता है, और तीसरा स्टेट तक भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए हो रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन के लिए ये दिखा रहा है 3 ट्रांजिशन हो सकता है। मैंने सिर्फ S1 S2 S3 दिखाया, आप क्या कर सकते हो, उससे ज्यादा स्टेट भी दिखा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका, उससे ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट भी दिखा सकते हो, S4 S5 अप टू S7। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में भी रह सकता है। तो ऐसे पकड़ लीजिए, एक्साइटेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट स्टेट में पकड़ लेते हैं, अगर ये एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, ऐसे करके जाएगा। तो ये एनर्जी अगर हम ज्यादा देंगे तो सेकंड को जा सकता है, एनर्जी और ज्यादा दिए तो थर्ड को भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया है। ठीक है, अभी दूसरा में देखिए क्या हो सकता है, ट्रिपलेट स्टेट। तो मैंने आपको बोला था कि ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी क्या रहता है, सिंगलेट से कम रहता है। तो ये वाला थोड़ा कम है, ये है मेरा, पकड़ लीजिए T1, ये है मेरा T2, ये है मेरा T3। ट्रिपलेट स्टेट 1, ट्रिपलेट स्टेट 2, ट्रिपलेट स्टेट 3। तो क्या हो रहा है अच्छे तरह से देखिए, एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट 1 इज लेस देन एनर्जी ऑफ सिंगलेट 1, एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट 2 इज लेस देन एनर्जी ऑफ सिंगलेट 2। वैसे एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट 3 इज लेस देन एनर्जी ऑफ सिंगलेट 3। क्यों कम होता है, मैंने आपको बोला था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अगर होता है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट को ही हमें यूज करना है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि क्या हो रहा है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन तो हो गया, इसका भी देखेंगे, पहले इसका देखते हैं। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, आइदर ऐसे जाएगा नहीं तो ट्रिपलेट में जाएगा, तो कैसे होगा, ऐसे करके होगा, हाँ या ना। ट्रिपलेट में जाएगा तो एंटी पैरेलल स्पिन हो जाएगा। तो पहले पकड़ लीजिए वो सिंगलेट को जा रहा है, तो सिंगलेट को जब वो जाके एक्साइट होगा तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो आइदर वो कुछ फोटोकेमिकल चेंज करेगा, और अगर फोटोफिजिकल चेंज करेगा तो वो 2 टाइप का कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, एक केस में वो रेडिएशन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। मतलब एक केस में क्या होगा, वो रेडिएशन करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब वो लाइट रेडिएट करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लाइट रेडिएट करके। और दूसरा केस हो सकता है कि वो क्या करेगा, हीट रेडिएट करके ग्राउंड स्टेट को आ सकता है। आइदर लाइट का रेडिएशन करके आ सकता है और हीट का रेडिएशन करके आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना, इस टाइप का है। तो ऐसे भी आ सकता है, पकड़ लीजिए, उसके बाद यहां से यहां ऐसे भी हीट कर सकता है, यहां से यहां हीट रेडिएशन कर सकता है। समझ में आ रहा है तो क्या हो रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट ही हम यूज कर रहे हैं कि हीट रेडिएट करके वो आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, 2 स्टेट के अंदर भी हीट रेडिएट कर सकता है, यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए भी हीट रेडिएट कर सकता है, और
फास्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने के लिए भी हीट रेडिएट कर सकता है। और एक पॉसिबिलिटी है कि S1 से S0 आने के लिए वो लाइट रेडिएट भी कर सकता है। अगर S1 से S0 आने के लिए वो लाइट रेडिएट करता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरोसेंस, जिसको हम F भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। यहां लिख देता हूं नीचे करके, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरोसेंस। अगर फर्स्ट एक्साइटेड और फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट अगर ट्रांजिशन होगा तो उसको बोलेंगे क्या? फ्लोरोसेंस। तो S1 से अगर S0 को ट्रांजिशन होगा और लाइट रेडिएशन रेडिएट करेगा तो उसको बोलेंगे क्या? फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस फटाफट होता है, मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फटाफट वो क्या करेगा, जब अनस्टेबल हो गया वो एनर्जी रेडिएट करके, मतलब लाइट रेडिएट करके फिर से ग्राउंड स्टेट को आ जाएगा। मतलब एनर्जी ऑब्जर्व किया, एक्साइट हो गया, फिर से ग्राउंड को आ गया। समझ पा रहे हो? तो उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरोसेंस। उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस में लाइट रेडिएशन रेडिएट होता है। उसके बाद देखिए फ्लोरोसेंस जल्दी क्यों होता है। फ्लोरोसेंस जल्दी क्यों होता है वो भी आप देख सकते हो कि S0 और S1 दोनों ही सिंगलेट स्टेट है, तो उसका ऑब्जर्वेशन भी तो क्या होता है? स्पिन अलाउड होगा। उसके बाद उसका जो रेडिएशन है S1 से S0 वो भी क्या हो रहा है? स्पिन अलाउड हो रहा है, तो वो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? हीट, और ऐसे जो टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने एरो दिया है वो हीट के लिए है। तो इस टाइप का और भी पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां तक भी हीट रेडिएट कर सकता है, पूरा ऊपर से नीचे तक भी हीट रेडिएट करके आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ उसके लिए ये करना जरूरी नहीं है। तो ये हो सकता है। तो हीट अगर रेडिएट करेगा तो उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल कन्वर्सन। क्या बोलेंगे? इंटरनल कन्वर्सन। और आईसी मतलब क्या होगा? इंटरनल कन्वर्सन। यहां पे ऊपर लिख देता हूं, आईसी होता है इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, तो इंटरनल कन्वर्जन कब होगा? जब वो सिंगलेट से सिंगलेट स्टेट आएगा, मतलब कोई भी सिंगलेट से सिंगलेट स्टेट आए और हीट एनर्जी क्या करे? रेडिएट करे, उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल कन्वर्सन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो वो ट्रिपलेट स्टेट को भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी ट्रिपलेट को जा सकता है थोड़ा सा एनर्जी लूज करके। तो ये भी नॉन रेडिएटिव होता है, मतलब ये भी जो होता है वो नॉन रेडिएटिव होता है, मतलब इसमें लाइट रेडिएशन नहीं निकलता, सिर्फ हीट ही निकलता है। तो इसको बोलते हैं क्या? इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब जब सिंगलेट से ट्रिपलेट जाएगा कुछ एनर्जी वो लूज करेगा जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं क्या? आईएससी। आईएससी मतलब होता है इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। तो इसको इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या क्या हो सकता है। ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या कर सकता है? लाइट रेडिएशन को रेडिएट करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो जब फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को वो आता है रेडिएशन क्या करके? रेडिएशन रेडिएट करके, लाइट रेडिएशन, तो उसको बोलते हैं क्या? फॉस्फोरेसेंस। उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और फॉस्फोरेसेंस कब होता है? जब ट्रिपलेट 1 से सिंगलेट को हमारा लाइट का रेडिएशन होता है, तब बोलते हैं उसको क्या? फॉस्फोरेसेंस। तो देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट से ज्यादा
कौन स्टेबल है? ट्रिपलेट स्टेबल है क्योंकि उसका एनर्जी कम है, हाँ या ना? तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में आ जाएगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जैसे सिंगलेट में क्या होता था, एक्साइटेशन के बाद फटाफट क्या होता था, फटाफट उसका डीएक्टिवेशन और डी एक्साइटेशन हो जाता था और वो लाइट रेडिएशन क्या करके, रेडिएट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता था, हाँ या ना? पर यहां पे देखिए इसका एनर्जी कम है तो ये स्टेबल है। और दूसरा बात भी देखिए कि ग्राउंड स्टेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, सिंगलेट है मतलब 1 है, और एक्साइटेड स्टेट जो ट्रिपलेट है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है। तो दोनों का स्पिन में भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना? दोनों का स्पिन में भी चेंज हो रहा है। तो अगर स्पिन में चेंज हो रहा है तो ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकली क्या है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकली और स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ये क्या है, ये फॉरबिडन है, मतलब ये ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन है। पहला केस देख लिया। उसके बाद एनर्जी भी इसका कम है और स्टेबल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा थोड़ा स्टेबल रहेगा या नहीं, तो उसको क्या करना है, उसको फिर से डीएक्टिवेट होके ग्राउंड स्टेट आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो स्टेबल है, मतलब सिंगलेट के कंपैरिजन में वो थोड़ा स्टेबल है, तो आराम से थोड़ा रहेगा वहां पे, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। समझ में आया अच्छी तरह से? इसलिए क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस एक्साइटेशन होने के बाद जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम बाद होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है ट्रिपलेट स्टेट में, थोड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, लाइट रेडिएशन को रेडिएट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से याद रखिए, इसीलिए फॉस्फोरेसेंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब ऑब्जर्व हुआ, रेडिएट हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस। पर फॉस्फोरेसेंस स्पॉन्टेनियस नहीं होता। रीजन अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है, अनस्टेबल स्टेट है तो फिर से ग्राउंड स्टेट को आ रहा है, क्या, अपना लाइट रेडिएशन को रेडिएट करके, तो ये रह रहा है क्या, कंटिन्यूअस। पर और कंटिन्यूअस ये रह रहा है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अभी फास्फोरेसेंस में क्या हो रहा है, स्टेबल ट्रिपलेट स्टेट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर रुक जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है, इसलिए उसमें क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। और फास्फोरेसेंस स्पॉन्टेनियस नहीं होता, फास्फोरेसेंस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो देखिए एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जब आप लाइट दे रहे होंगे, जब एनालाइट मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट गिर रहा होगा तो वो एक्साइट हो रहा होगा, फिर से डी एक्साइट होके क्या हो रहा होगा, फ्लोरोसेंस होके ग्राउंड स्टेट को आ रहा होगा। मतलब जब तक आप लाइट दे रहे हो वो फ्लोरोसेंस दिखाएगा, जब तक आप लाइट दे रहे हो वो फ्लोरोसेंस दिखाता रहेगा। जब आप लाइट देना बंद कर दोगे वो फ्लोरोसेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। अभी फास्फोरेसेंस में देखिए, आप लाइट दे रहे हो पर फास्फोरेसेंस इंस्टेंटेनियसली नहीं दिखाएगा, आप लाइट थोड़ा टाइम दे दिए उसके बाद फास्फोरेसेंस दिखाएगा। तो जब आप लाइट को बंद भी कर दोगे ना, जब आप जो लाइट रेडिएशन दे रहे हो उसको बंद भी कर दोगे, उसके बाद भी वो फास्फोरेसेंस थोड़ा टाइम के लिए दिखाएगा, क्योंकि फास्फोरेसेंस थोड़ा सा डिले है टाइम में, फास्फोरेसेंस थोड़ा सा टाइम में क्या है, डिले है। उसको ही बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब वो जब एक्साइटेड स्टेट में गया है उसको रिलैक्स होना है ग्राउंड स्टेट में, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम आपको पता चल रहा है फास्फोरेसेंस का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरोसेंस। उसके बाद बारे में मैं आपको लिखा रहा हूं, सब लिखा दूंगा बाद में, आप अभी अच्छी तरह से समझिए। तो ये है। अभी देखिए ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट को हीट एनर्जी लूज करके भी वो क्या हो सकता है, आ सकता है, डीएक्टिवेट होके आ सकता है। अगर हीट एनर्जी लूज कर रहा है तो देखिए ट्रिपलेट से सिंगलेट को आ रहा है, ट्रिपलेट से सिंगलेट को आ रहा है हीट एनर्जी लूज करके, तो उसको मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है क्या, वो होता है इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। क्योंकि
ट्रिपलेट से सिंगलेट जा रहा है, मतलब सिस्टम में वो क्रॉस कर रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब आइदर सिंगलेट से ट्रिपलेट जाए या ट्रिपलेट से सिंगलेट जाए, उसको बोलेंगे हम क्या, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है। वैसे और एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां तक भी आ सकता है हीट एनर्जी रेडिएट करके, यहां से यहां तक भी आ सकता है हीट एनर्जी रेडिएट करके। तो यहां पे ट्रिपलेट से ट्रिपलेट आ रहा है, इस केस में भी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट को ही आ रहा है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल कन्वर्सन। अगर दो स्टेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो और उसमें हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरनल कन्वर्जन होगा। मतलब अगर सिंगलेट से सिंगलेट आए तो भी वो इंटरनल कन्वर्सन होगा, और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट आए तो भी वो इंटरनल कन्वर्सन होगा। ठीक है। तो ये था जाब्लोंस्की डायग्राम के बारे में हमें थोड़ा जानना। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अच्छी तरह से याद कर लो, समझ में आना चाहिए। इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा कि क्या क्या है इसके बारे में, सब लिखा दूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है इतना। ठीक है। तो इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी और एक चीज बताना था, बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए दो स्टेट के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी रहेंगे, हाँ या ना? बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी रहते हैं। ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V1, V2, V3, V4 ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी रहते हैं। ठीक है। ये V5, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? ये तो ऐसे ऊपर रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है। दिखाया है सिर्फ, आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो इनके अंदर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसे करके वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे एक एक करके यहां से यहां तक वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन किया, उसके बाद यहां से यहां तक कर सकता है, यहां से यहां तक कर सकता है, यहां से यहां तक कर सकता है, इससे यहां तक कर सकता है, फिर से इससे यहां तक कर सकता है। समझ में आया? तो ऐसे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी पॉसिबल है, सिर्फ सिंगलेट के अंदर नहीं, ट्रिपलेट के अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सबके अंदर ऐसे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी हो सकता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट भी रहते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट भी रहते हैं। इसके बारे में आप ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कशन करोगे। ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए कि हमारा जो इंटरनल कन्वर्जन है, और बोल सकते हैं जो ISC इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग है, वो भी एक एक क्या है, वो भी एक एक वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन ही है। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग एंड ISC आर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, क्योंकि ये सब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को मिला के हमें इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग मिल सकता है, हमें मिल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है।
और बहुत सारा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हो सकता है। तो मेरा इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग और आईएससी दोनों को मैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोल सकता हूं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, और व्हाट, नो वाइस वर्सा। नो वाइस वर्सा मतलब क्या है कि इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग दोनों वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हो सकते हैं, पर सब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, हर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो सकते। मतलब क्या है, ये दो हो सकते हैं, इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, मतलब वो इनको हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, पर जितने वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है सब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, मतलब ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, इनको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इंटरनल कन्वर्सन है या ये इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग है। समझ में आया? ये एक पॉइंट सिर्फ जानने के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहां तक हमें समझना था। आपको समझ में आ गया होगा सिंगलेट ट्रिपलेट का क्या फंडा है और क्या हो रहा है, तो किसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देंगे, इसके बाद लिखा रहा हूं मैं। आपका एक्साइटेशन के बाद जो एमिशन होगा वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है रेडिएटिव और दूसरा हो सकता है क्या, नॉन रेडिएटिव। तो रेडिएटिव में लाइट का एमिशन होगा, नॉन रेडिएटिव में हीट एनर्जी का क्या होगा, एमिशन होगा। तो रेडिएटिव में दो टाइप का आता है, रेडिएटिव में दो टाइप का आता है। अगर S1 से S0 को गया तो वो हो जाएगा क्या, फ्लोरोसेंस। अगर T1 से S0 को गया तो वो हो जाएगा क्या, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। उसके बाद नॉन रेडिएटिव में क्या क्या रहता है, नॉन रेडिएटिव में हीट एनर्जी का एमिशन रहता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि सिंगलेट टू सिंगलेट हो, सिंगलेट टू सिंगलेट हो, मतलब S1 से S2 हो जाए चलेगा, S1 से S0 हो चलेगा, सिंगलेट टू सिंगलेट होना चाहिए। अगर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन सिंगलेट टू सिंगलेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल कन्वर्सन। वैसे ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो तो उसको भी बोलते हैं क्या, ISC, इंटरनल कन्वर्सन, सॉरी IC, इंटरनल कन्वर्सन ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट हो, सिंगलेट टू ट्रिपलेट और सिंगलेट टू सिंगलेट लिख दीजिए, टू लिख लीजिए इसको, ट्रिपलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट हो तो उसको बोलते हैं ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं उससे, ठीक है। इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं उससे। वैसे ट्रिपलेट टू सिंगलेट हो तो उसको भी बोलते हैं ISC, ठीक है। समझ में आ गया? नॉन रेडिएटिव में, और नॉन रेडिएटिव में और एक आएगा, अगर
एमिशन होगा बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल्स, टू वाइब्रेशनल लेवल्स, तो उसको बोलेंगे क्या, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ठीक, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। समझ में आया? तो इतना ही हमें जानना है जबलोन्स की डायग्राम्स। ठीक है, तो समझ पाए वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन क्यों होता है, क्यों नहीं होता। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। तो जो भी दो स्टेट पकड़ लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे क्या रहता है, वाइब्रेशनल लेवल रहता है। ये रेड में जो दिखाया पकड़ लीजिए, वाइब्रेशनल लेवल है। ठीक है, बहुत सारे। तो ये भी तो एक वाइब्रेशनल लेवल के इसमें जाएगा ना। ये जो हमारा लेवल है, इसके बीच में बहुत सारा वाइब्रेशनल लेवल है। ठीक है, तो ये भी तो वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा। तो इसको भी हम बोलेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इसको भी बोलेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं। ये भी होगा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, ये भी होगा, और ये भी होगा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। समझ में आया? इसलिए हम इंटरनल क्रॉसिंग हो या इंटरनल क्या, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग हो या इंटरनल कन्वर्सन हो, इंटरनल कन्वर्सन हो या इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग हो, उन दोनों को हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं। इसलिए ही हम उन दोनों को वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए, ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, आया ना। तो ये सब तो नहीं है, ये सब नहीं है इंटरनल क्या कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। पर ये वाला अगर होगा, ये वाला अगर होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। डिपेंड करेगा किसके ऊपर। अगर ये सिंगलेट से सिंगलेट है तो उसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्सन, अगर सिंगलेट टू ट्रिपलेट है तो उसको बोलेंगे क्या, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं थोड़ा हम रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। किसके बारे में? रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम टेकन फॉर रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन क्या होता है? एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है। एक मतलब एक्साइटेड स्टेट से उसके लोअर स्टेट में जब आता है वो, और ग्राउंड स्टेट में भी बोल सकते हैं, और ये लोअर स्टेट को जब आता है तब उसको बोलते हैं क्या, हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, हम रिलैक्सेशन। और उसके लिए टाइम कितना लगेगा उसको ही हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने आपको बता दिया था कि रिलैक्सेशन टाइम फॉस्फोरेसेंस का ज्यादा होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। अभी आप रिलैक्सेशन टाइम लिखिए, रिलैक्सेशन टाइम लिखिए। सबसे ज्यादा होता है फॉस्फोरेसेंस का। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ बोल के लिखते हैं। सबसे ज्यादा होता है फॉस्फोरेसेंस का, उसके बाद आता है किसका, फ्लोरोसेंस का। मतलब जो रेडिएटिव है उनका थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद आएंगे नॉन रेडिएटिव वाले आएंगे। नॉन रेडिएटिव वाले में हमारा इंटरनल कन्वर्सन और इंटरनल
सिस्टम क्रॉसिंग का नियरली सेम आता है, नियरली सेम आता है, और सबसे कम आता है हमारा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का टाइम। सबसे कम आता है हमारा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्योंकि आईसी और आईएससी तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होते हैं, पर हर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन आईसी और आईएससी नहीं होता। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि ऐसे है तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इतना छोटा सा है, आईसी ये है, तो क्या होगा, कम ही होगा ना उसका रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उसका एमिशन में कितना टाइम लगेगा उसको ही बोलते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा रिलैक्सेशन का। ये नहीं चाहिए फिर भी लिखा दे रहा हूं, टाइम रिक्वायर्ड, ये है डिफरेंट सिस्टम का, ठीक है। तो 10⁻14 टू 10⁻13 सेकेंड लगता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के लिए इतना टाइम लगता है। उसके बाद 10⁻11 सेकेंड लगता है किसके लिए, आईसी और आईएससी के लिए, आईसी और आईएससी के लिए, ठीक है। उसके बाद लेस देन 10⁻8 सेकेंड लगता है फ्लोरोसेंस के लिए, फ्लोरोसेंस के लिए नियरली इसका ऑर्डर 10⁻9 सेकेंड का रहता है, ये इसका ऑर्डर रहता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्रोसेस का 10⁻9 सेकेंड ही रहता है, मतलब लेस देन 10⁻8 सेकेंड रहता है किसका, फ्लोरोसेंस का। वैसे फॉस्फोरेसेंस का रहता है लेस देन 10⁻4 सेकेंड, और मैक्सिमम फ्लोरोसेंस का वैल्यू रहता है ये वाला, ये मैक्सिमम फ्लोरोसेंस का वैल्यू रहता है, सॉरी फॉस्फोरेसेंस का, ये मैक्सिमम फॉस्फोरेसेंस का रिलैक्सेशन टाइम 10⁻6 सेकेंड रहता है, मतलब लेस देन 10⁻4 सेकेंड, ठीक है। ये वाला डिफरेंट बुक में थोड़ा सा अलग दिया होता है, कुछ बुक्स में इसको फिक्स दे दिया है कि फ्लोरोसेंस का 10⁻9 होगा, फॉस्फोरेसेंस का 10⁻6 होगा, पर कुछ बुक्स में दिया है ये वाला, इसलिए मैंने दोनों ही आपको लिखा दिया, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया। तो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट मतलब इस टॉपिक का, ये कि जो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस होता है उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस मेरा प्रोड्यूस्ड होता है किससे, बाय मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्विंग इन यूवी एंड विजिबल रीजन। अगर यूवी और विजिबल रीजन में ऑब्जर्वेशन होगा तो ही मेरा फ्लोरोसेंस दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स विथ conjugated double bond
और पाई बॉन्ड गिव्स मोर फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस को मैंने एफ लिख दिया है, फ्लोरोसेंस को क्या लिखा है, स्मॉल एफ। गिव मोर फ्लोरोसेंस, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंसी। जो मेरा सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंसी रहता है वो क्या करता है, अफेक्ट्स फ्लोरोसेंस एफिशिएंसी। मतलब फ्लोरोसेंस का एफिशिएंसी को सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंसी भी मेरा इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनहांसेस फ्लोरोसेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो वो क्या करेगा, एनहांसेस मतलब फ्लोरोसेंस को इंक्रीज करेगा। पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो मेरा अगर ग्रुप ऐसा हो, NH2 ग्रुप हो या OH ग्रुप हो, तो वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस को इंक्रीज करेगा। और मेरा अगर COOH जैसा ग्रुप लगा हो तो वो फ्लोरोसेंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद आएगा रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सब लिख लीजिए, ये सब का हेल्प होगा आपको एग्जाम में। ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्रीजेस फ्लोरोसेंस। रिजिड स्ट्रक्चर अगर होगा एरोमेटिक कंपाउंड का तो वो फ्लोरोसेंस इंक्रीज करेगा। देख, तो पकड़ लीजिए, मेरे पास दो टाइप का मॉलिक्यूल है। एक ये है बाइफिनाइल और एक दूसरा है इस टाइप का, दूसरा है इस टाइप का, 2 3 4 CH3 हो ना हो ऐसा होगा। तो ये है रिजिड, आया ना, ये कंपैरेटिवली क्या है, रिजिड है। तो इसका फ्लोरोसेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। अगर रिजिड है एरोमेटिक रिंग तो उसका फ्लोरोसेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट्स इंक्रीजेस फ्लोरोसेंस। अगर ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट है तो वो फ्लोरोसेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्लोरोसेंस। समझ में आया। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो फ्लोरोसेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद और एक है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो affects फ्लोरोसेंस। सॉल्वेंट का पोलैरिटी जो है वो भी फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और फाइनल है मेरा pH ऑल्सो affects फ्लोरोसेंस। मेरा pH भी फ्लोरोसेंस को इफेक्ट करता है। जैसे पकड़ लीजिए एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एनिलीन है, उसका अगर मैं अल्कालाइन और न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया तो वो क्या देगा, फ्लोरोसेंस देगा विजिबल रीजन में। पर अगर उसका एसिडिक सॉल्यूशन मैंने लिया तो वो फ्लोरोसेंस देगा यूवी रीजन में। समझ में आए। तो पीएच का भी इफेक्ट रहता है फ्लोरोसेंस के ऊपर। तो ये तो हो गया मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, फ्लोरोसेंस के बारे में।
तो लिख लीजिए। उसके बाद आएंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉस्फोरेसेंस के बारे में हम पढ़ें। उसको पी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सेम ही है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग इन यूवी एंड विजिबल रीजियन, शो करेंगे उसे फॉस्फोरेसेंस। पहला पॉइंट सेम है। उसके बाद पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट्स फॉस्फोरेसेंस। पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। और उसके बाद थर्ड आएगा इफ compounds containing heavy atoms are incorporated, मतलब सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। सॉल्यूशन में अगर हेवी एटम जो कंपाउंड का है उसको ऐड करेंगे, देन फॉस्फोरेसेंस इंक्रीजेस, देन फॉस्फोरेसेंस इंक्रीजेस। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स फॉस्फोरेसेंस। कैसे? रूम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा फॉस्फोरेसेंस होता है। तो उसमें लिख लीजिए गुड फॉस्फोरेसेंस इज ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस बता दिया है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर आपको जानने के लिए अच्छा है। आप जानेंगे तो ये बेटर है। ठीक है। तो जाब्लोन्स की डायग्राम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपको मैंने बता दिया फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, उसके उनके पीछे मैकेनिज्म क्या रहता है, उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या रहता है। इसको, इस टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये ऑब्वियसली ये वाला टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर आप अच्छे तरह से पढ़िए। अगर हुआ तो वीडियो को फिर से भी देखिए। आपको अच्छे तरह से मैंने समझाया है, जो जो समझा है उसको आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गया। तो आज हम थोड़ा सा और एक चीज डिस्कस कर देंगे क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में, और हमारा क्लास को आज खत्म करेंगे। ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं हम कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है। आज थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम अच्छे से ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? क्वांटम एफिशिएंसी को फाई भी लिखते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं? फाई भी लिखते हैं। तो क्वांटम एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल reacted divided by number of, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल रिएक्टेड और नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्जर्व्ड। ठीक है।
तो कितना फोटोन ऑब्जर्व हो रहा है और कितना एनालाइट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है एक फोटोन ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको ही बोलते हैं क्या? क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूल रिएक्टेड और क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोज भी बोल सकते हैं, कि उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल डिकम्पोज्ड और रिएक्टेड डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ आइंस्टाइन। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। ठीक, तो ये है मेरा क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक, तो कितना एनालाइट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व क्या होगा? क्वांटम एफिशिएंसी होगा। तो एनालाइट मॉलिक्यूल ही मेरा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही हम एनालाइट मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर ही हमारा रेडिएशन गिरेगा और फोटोफिजिकल चेंज या फोटोकेमिकल चेंज करेगा, दो चीज कर सकता है। ठीक है, तो ये है मेरा क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो अभी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल डिकम्पोज को मैं लिख भी सकता हूं ऐसे करके कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेड भी लिख सकता हूं, आया ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन एनर्जी ऑब्जर्व्ड भी बोल सकता हूँ। नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड वैसे ही हम निकाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड, तो इसको मैं फिर से ये भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिख दिया, ये वाला पार्ट को अगर मैं शॉर्ट में लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एनआर। एनआर है मेरा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन क्या? ऑब्जर्व। ठीक, नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व भी लिख लेते हैं। ठीक, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व। ठीक, ठीक, तो अभी आप देखिए, तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व क्या होता है बोलिए? और नंबर ऑफ आइंस्टाइन क्या बोल सकते हैं हम? ET टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होता था? NaSc बाय लैम्बडा, है ना? NaSc बाय लैम्बडा। और नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व क्या होता है? ये तो NR NaSc डिवाइडेड बाय ET इंटू क्या हो गया? लैम्बडा, E2 इंटू लैम्बडा हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NR तो रह जाएगा और हमने NaSc का वैल्यू हमने निकाल लिया था, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है। जो Na का वैल्यू एवोगैड्रो नंबर लिया था, H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट और C का वैल्यू वेलोसिटी इन सेंटीमीटर लिया था। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो ये होगा कितना? NR इंटू 11.97 डिवाइडेड बाय ET इंटू ET मतलब टोटल एनर्जी लैम्बडा इन CM। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा NR इंटू 0.1197 डिवाइडेड बाय ET, लैम्बडा किस में होगा? मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इजी कर देंगे, मतलब इसको अगर सॉल्व कर दिए तो ये नियरली इक्वल टू क्या हो गया? 0.12 NR डिवाइडेड बाय ET लैम्बडा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, लैम्बडा मीटर। तो क्वांटम एफिशिएंसी हो जाएगा 0.12 NR डिवाइडेड बाय ET एंड लैम्बडा किस में रहेगा? इंटू लैम्बडा जो कि मीटर में रहेगा। वो हो जाएगा मेरा क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वो हो जाएगा मेरा क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बेस करके हम एक प्रॉब्लम कर देते हैं। आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of HCl gas produced by absorption of 1 joule of radiant energy of wavelength 480 nanometer in the reaction। ठीक है, in the reaction H2 plus Cl2 giving 2HCl। if quantum yield of photochemical reaction is, calculate number of moles of ये, and दिया है गिवन क्या दिया है? और एक क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहा है इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶। तो एक चीज याद रखना, आपको बताऊंगा फिर से ये खत्म होने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि क्वांटम यील्ड ये दे दिया है। तो लो क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड के बारे में थोड़ा सा बताना है। आज आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर हम अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। तो मेरा गिवन क्या क्या है? ET का वैल्यू दे दिया है 1 जूल, हाँ या ना। लैम्बडा का वैल्यू दे दिया है 480 नैनोमीटर इक्वल टू 480 इंटू 10⁻⁹ क्या है? मीटर। हाई का भी वैल्यू दे दिया है 1 इंटू 10⁻⁶। मांगा है किसका?
NR मांगा है, किसका? NR का वैल्यू, ठीक है। NR और NaCl का वैल्यू मांगा है, NaCl का वैल्यू मांगा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इरेज कर देता हूं। तो आपको पता था कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता था? प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑब्जर्व, हाँ या ना? तो इसको जहां पे वहां पे हम NR लिखते थे, उसके जगह पे मैं NP भी लिख सकता हूं, NP इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई ET इंटू लैम्बडा इन मीटर। वहां पे रिएक्टेंट के लिए लिखे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लिखा, सेम चीज है, ठीक है। तो NP इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू ET इंटू लैम्बडा इन मीटर डिवाइडेड बाय 0.12, आया ना? तो सॉल्व कर दीजिए। इसका वैल्यू 1 इंटू 10⁶ गिवन है, इंटू 1 इंटू लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा? 10⁻⁹ डिवाइड बाय 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा मेरा आंसर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। समझ में आया? पूरा इजी क्वेश्चन था। अभी देखिए क्वांटम एफिशिएंसी में और एक चीज हमें देखना है कि क्वांटम एफिशिएंसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ द प्रोसेस, मतलब जिस रेट में प्रोसेस हो रहा है, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, लाइट ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है, इसको R लिख दिया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इंटेंसिटी ऑफ क्या लाइट ऑब्जर्व को IABS हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है क्वांटम यील्ड निकालने के लिए, क्वांटम एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू 1 ही मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ या ना? अगर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है, पर इसका वैल्यू 1 नहीं होता, इसका वैल्यू कुछ जगह पे 10⁶ रहता है और कुछ जगह पे <1 भी रहता है। वो क्यों रहता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे तरह से मैं डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगा? रेट ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व। तो हो गया, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना। अभी देखिए हम क्वांटम एफिशिएंसी निकालेंगे फ्लोरोसेंस का। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ quantum efficiency of fluorescence and phosphorescence, ठीक है। तो ये जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या क्या हो रहा है। देखिए
तो मैंने आपको बताया था कि पहला क्या होता है, मेरा ग्राउंड स्टेट है वो एनर्जी ऑब्जर्व करके जाएगा किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट में जाएगा। जबलोंस्की डायग्राम का याद कीजिए। उसके बाद जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से S0 को आएगा और लाइट रेडिएशन एमिट करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरोसेंस बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोरोसेंस बोलेंगे, हाँ या ना। तो क्या क्या मैं कंसीडर करूंगा, S0 S1 को गया, S1 उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। आइदर S1 S0 को क्या लाइट एनर्जी देके आ सकता है, नहीं तो S0 को हीट एनर्जी देके भी आ सकता है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का कंसीडर करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, S0 स्टेट को देखूंगा, T1 स्टेट को देखूंगा और S1 स्टेट को देखूंगा। तो आइदर पहला प्रोसेस क्या हुआ, Hmu लेके ये गया, दूसरे में एक रेडिएट हुआ, दूसरा हीट रेडिएट हुआ, तीसरा क्या हो सकता है, S1 से T1 को जा सकता है, हाँ या ना। तो S1 से T1 को गया और क्या किया, हीट रेडिएट किया, क्योंकि T1 का एनर्जी क्या है, कम है। उसके बाद और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि T1 से S0 को जा सकता है और T1 से S0 को हीट के साथ भी जा सकता है, हाँ या ना। तो T1 से S0 जा सकता है लाइट एमिट करके और T1 से S0 जा सकता है हीट एमिट करके। अगर लाइट एमिट किया तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस, उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। S1 से S0 अगर हीट एमिट किया तो उसको बोलेंगे क्या, IC, इंटरनल कन्वर्सन। S1 से T1 अगर गया तो सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहा है तो उसको क्या बोलते थे, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। वैसे इधर भी T1 से S0 जा रहा है तो ट्रिपलेट से सिंगलेट जा रहा है तो इसको भी बोलेंगे क्या, ISC, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी मेरा होगा अगर हम एक स्टेट को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए तो Hmu है, क्योंकि इसके लिए कुछ रेट कांस्टेंट हम K1 नहीं लेंगे, क्योंकि Hmu ही डोमिनेंट है, मतलब लाइट अगर गिर रहा है तो ही रिएक्शन हो रहा है। तो वो इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब IABS के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका इंटेंसिटी जो होगा उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। इसका मैं लिख देता हूं KF, इसका लिख देता हूं क्या, KIC, इसका लिख देता हूं क्या, KISC, ठीक है। इसका KP, ये फिर से ISC हो रहा है तो इसको मैं लिख दूंगा K-ISC लिख देता हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेस है ना। तो इसको KISC लिख दिया, इसका रेट कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया, K-ISC लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फ्लोरोसेंस कौन सा प्रोसेस है, ये है। फॉस्फोरेसेंस कौन सा प्रोसेस है, ये है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, S1 के ऊपर, और फॉस्फोरेसेंस डिपेंड करेगा T1 के ऊपर। तो हमें क्या करना है, फॉस्फोरेसेंस का रेट निकालने के लिए हमें पता है कि क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेंस होगा रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, आया ना, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें रेट ऑफ फ्लोरोसेंस निकालना है जो कि S1 के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि S1 के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया, हाँ या नहीं। तो साइड में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रेट ऑफ फ्लोरोसेंस हमें पता है क्या होगा, KF इंटू S1 का कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाँ या ना। तो S1 के ऊपर हम क्या यूज करेंगे, SSA यूज करेंगे। ये S1 जो है एक्साइटेड स्पेसीज है और शॉर्ट लिविंग स्पेसीज है, क्योंकि S1 का अलग अलग कन्वर्सन भी हो रहा है, ये कन्वर्सन, हाँ या ना। तो अप्लाई करूंगा किसको, SSA ऑन क्या, S1। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S1 इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ क्या, S1। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S1 क्या है, ये वाला है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सिंपली IABS लिख देंगे, इसको हम सिंपली IABS लिख देंगे, क्योंकि ये वाला प्रोसेस सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर ही
डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन 1 2 3 हो रहा है, तो उसको लिखेंगे एक डिफॉर्मेशन क्या है S1, दूसरा डिफॉर्मेशन क्या है प्लस KIC S1, तीसरा डिफॉर्मेशन क्या है KISC S1, है ना। ये 3 इसका डिफॉर्मेशन है, 1 2 3, तो ये हो गया उसका डिफॉर्मेशन। समझ में आया? इसको इरेज करना। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लिया। तो यहां से अगर मैं S1 कॉमन ले जाऊं तो IBS इक्वल टू क्या हो गया KF प्लस KIC प्लस KISC, कॉमन गया S1 हो गया, हाँ ना। तो दैट इम्प्लाइज मेरा S1 का कॉन्सेंट्रेशन हो गया IABS डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC, ठीक है। ये हो गया मेरा S1 का कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरा रेट ऑफ फ्लोरोसेंस क्या हो गया K1 इंटू S1 का कॉन्सेंट्रेशन और KF इंटू S1 का कॉन्सेंट्रेशन। तो KF ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये रेट ऑफ फ्लोरोसेंस है, तो इसको लिख देंगे रेट ऑफ FOR लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे डिफरेंशिएट आप कर पाओ, ठीक है। तो KF इंटू क्या हो गया S1 का वैल्यू लिख दीजिए डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस QF क्या होगा RF डिवाइडेड बाय IABS। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं IABS तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या KF डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस, ये हो गया मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, लिख लीजिए। तो KF QF का वैल्यू क्या हो गया याद रख देना, KF डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC, सबका हो गया ये। अभी फॉस्फोरेसेंस के लिए देखते हैं। तो फ्लोरोसेंस का तो हमारा खत्म हो गया। तो क्या क्या इक्वेशन था फिर से लिख देते हैं, क्योंकि उसको फॉस्फोरेसेंस के टाइम में जरूरत पड़ेगा कि फॉस्फोरेसेंस कहाँ कहाँ होता था। देखिए तो S0 H म्यू S1 एक होता था, S1 क्या होता था S0 प्लस H म्यू, इसका KF था। S1 S0 प्लस हीट जिसमें हुआ था वो क्या था KIC था। उसके बाद S1 किसको कन्वर्ट हो रहा था T1 प्लस हीट, ये क्या था KISC था। उसके बाद T1 S0 प्लस हीट हो रहा है, हाँ या ना, और एक क्या हो रहा है T1 S0 प्लस H म्यू हो रहा है। जो हीट हो रहा है उसको मैंने नाम दिया था ISC, इसको दिया था क्या KP, ठीक है, इसको दिया था क्या KP। तो मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस क्या होगा रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व, जो कि IABS है। तो RP क्या होगा KP इंटू T1 होगा, और मेरा जो T1 है वो भी तो शॉर्ट लिविंग है ना, क्योंकि वो फिर से S0 को कन्वर्ट हो जा रहा है, हाँ या ना। तो T1 के ऊपर क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन T1, क्या होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ T1 इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ T1, आया ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ T1 इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया T1 हो गया।
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ T1 कहाँ पे है, यहाँ पे T1 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि KISC इंटू S1 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन दोनों जगह पे हो रहा है K-ISC T1 कॉन्सेंट्रेशन प्लस KP T1 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए S1 का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, ये भी तो शॉर्ट लिविंग है, तो इसके ऊपर ऐसे से अप्लाई होगा, जैसे कर रहे थे वैसे होगा। तो S1 का कॉन्सेंट्रेशन तो हमने निकाल लिया था, क्या निकाला था S1 का कॉन्सेंट्रेशन, S1 का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था हमने IABS डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC। ये मेरा S का कॉन्सेंट्रेशन, S1 का कॉन्सेंट्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वल टू क्या होगा KP प्लस K-ISC कॉमन T1 का कॉन्सेंट्रेशन। आया ना, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। लिखिए, लिख लिया। इसको इरेज कर रहा हूं अब। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मेरा क्या, कि T1 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा KISC इंटू IABS डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC इंटू KP प्लस K-ISC। आया ना, ये मेरा T1 का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। तो मेरा रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस इक्वल टू KP इंटू T1 क्या हो जाएगा, KP KISC IABS डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC इंटू KP प्लस K-ISC, ठीक है। ये हो गया मेरा रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस। समझ में आया। तो मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस क्या हो गया, RP बाय IABS। तो IABS कैंसल लिख देते हैं फिर से, नहीं तो आप बोलोगे क्यों नहीं लिख रहे हो। नहीं, पिछले बार में नहीं लिखा था। C KP प्लस K-ISC दैट इक्वल टू क्या हो गया, इंटू 1 बाय IABS कैंसिल हो गया। तो KP KISC बाय KF प्लस KIC प्लस KISC इंटू KP प्लस K-ISC। ये हो गया मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस का फॉर्मूला। समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि KF डिवाइडेड बाय KF प्लस KIC प्लस KISC, ऊपर KF मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी KF मल्टीप्लाई कर दिया, तो KF इंटू KP प्लस K-ISC। आया ना, ये हो सकता है या नहीं, ये सॉरी KP छूट गया है, KP इंटू KISC डिवाइडेड बाय KF इंटू ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस होता है। तो KP KISC डिवाइडेड बाय KF KP प्लस K-ISC। तो ये भी मेरा फॉर्मूला है क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस, जिसमें मेरा
फ्लोरोसेंस का भी फॉर्मूला का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका फॉर्मूला का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब ये वाला डायरेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फास्फोरेसेंस, ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, किसका, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस का। अभी थोड़ा हम रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं कि फास्फोरेसेंस का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा और फ्लोरोसेंस का रिलैक्सेशन टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा। उसके बाद आज के क्लास को हम खत्म करें। तो हेडिंग दीजिए रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरोसेंस, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरोसेंस। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरोसेंस लिखने के लिए हमें वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। सब इक्वेशन लिखिए। S0 क्या हो रहा है, प्लस एच म्यू देगा मेरा S1, हाँ या ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर एच म्यू लिख दीजिए, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट के ऊपर, यहाँ से पता चल रहा। उसके बाद S1 क्या होगा, S0 प्लस एच म्यू दे सकता है, नहीं तो S0 प्लस क्या दे सकता है, हीट दे सकता है। ये KF है, ये KIC है। उसके बाद S1 क्या है, T1 को जा सकता है हीट दे के, जो कि KISC है, जो कि TKISC है। मतलब प्रोसेस पूरा लिख दे रहा हूँ मैं जावलॉन्स्की डायग्राम का। T1 क्या हो सकता है, S0 में जा सकता है, T1 S0 में जा सकता है, एक में एच म्यू देगा और एक में हीट देगा। एच म्यू देगा तो KP हो जाएगा, हीट देगा तो K-ISC हो जाएगा। यहाँ तक आपको बार बार लिखाया है। ये है जावलॉन्स्की डायग्राम का शॉर्ट, मतलब रिएक्शन के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करना है तो यही जावलॉन्स्की डायग्राम से आपको यही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जावलॉन्स्की डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट यही ये है कि वो क्या क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में बताता है, फोटोकेमिकल और फोटोफिजिकल चेंज होने के लिए क्या हो सकता है, क्या बेस चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम मुझे क्या निकालना है फ्लोरोसेंस के बारे में। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होगा, S1 जब S0 को फिर से रिटर्न करेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको ही बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस के लिए क्या है, S1 जब S0 को जाएगा, फ्लोरोसेंस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ S1। समझ में आया कि S1 अगर डिफॉर्म होगा, वो जितना रेट में डिफॉर्म होगा, रिलैक्सेशन टाइम उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि जब S1 जब S0 को चला जाएगा तभी वो क्या करेगा, रिलैक्स हो पाएगा। समझ में आया, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिकम्पोजिशन ऑफ S1 और डिफॉर्मेशन ऑफ S1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ S1 इक्वल टू क्या होगा, S1 कहां कहां डिफॉर्म हो रहा है, 1 2 3, उसको लिख सकता हूं मैं KICS0 सॉरी S1 प्लस KISCS1 प्लस KFS1, हाँ या ना। ये लिख सकता हूं या नहीं, मैं लिख सकता हूं। दैट इक्वल टू
के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी एस वन इक्वल टू क्या हुआ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एस वन हुआ। तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ भी लिखते हैं फॉर फ्लोरोसेंस, एफ लिखेंगे तो किसके लिए, फ्लोरोसेंस, इक्वल टू होगा S1 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ S1। कॉन्सेंट्रेशन बाय रेट तो क्या हो जाता है, वो टाइम हो जाता है। तो इक्वल टू क्या हो गया, S1 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दिया है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितना निकल रहा था, के प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू S1। S1 cancel out, that implies relaxation time of fluorescence is equal to Ka plus KIC plus KISC होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा उसका फॉर्मूला। तो हम इसको दैट इम्प्लाइज टाउ एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बाय के प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/kf, ऊपर kf मल्टीप्लाई किया, नीचे kf मल्टीप्लाई किया। तो दैट इम्प्लाइज टाउ एफ इक्वल टू क्या हो गया, kf बाय kf प्लस के आई सी प्लस के आई सी होता है, आई एस सी होता है क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस इंटू 1/kf। तो दैट इम्प्लाइज हो गया क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस इक्वल टू kf इंटू टाउ एफ। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू टाउ एफ। तो अगर हमें टाउ एफ दिया है और के एफ दिया है और क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस मांगा है तो हम निकाल सकते हैं। नहीं तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस। 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन, ये वाला एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, तो जैसे फ्लोरोसेंस में क्या हो रहा था, S1 से S0 हो रहा था, फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, T1 से T0 जब जाएगा वही उसका रिलैक्सेशन टाइम है। ऐसे T1 होगा, ये S0 है, तो ये वाला ही उसका रिलैक्सेशन टाइम है या नहीं। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस, जिसको मैं टाउ पी भी लिख सकता हूं, टाउ पी डिपेंड्स ऑन क्या, माइनस dt1/dt, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ क्या, T1 के ऊपर डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो माइनस dt1/dt क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है kp T1 प्लस k डैश ISC T1, ये हो गया उसका, दैट इक्वल टू क्या हो गया, kp प्लस k डैश ISC T1। तो रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू T1 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय इट्स डिफॉर्मेशन होता है, इक्वल टू क्या हो गया, T1 बाय kp प्लस k डैश ISC, kp प्लस k डैश ISC T1 कैंसल आउट हो गया, 1/kp प्लस k डैश ISC। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, 1/kp प्लस k डैश ISC। तो आप यहां तक पहले लिख लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस हमें मिल गया। ठीक है,
इरेज करता हूं। ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस। उसके बाद देखिए मेरा क्वांटम यील्ड क्या था फॉस्फोरेसेंस का। मेरा फॉस्फोरेसेंस का क्वांटम यील्ड था, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इनटू Kp KISC डिवाइडेड बाय Kf इंटू Kp प्लस K डैश ISC। ये था है ना। तो मेरा 1/Kp प्लस K डैश ISC क्या हो गया, टाउ पी हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस Kp KISC बाय Kf इंटू टाउ पी है ना, इंटू टाउ पी। यहां तक समझ में आ गया सबको। ये हो गया किसका वैल्यू, पी का वैल्यू। आगे हम और क्या कर सकते हैं, देखिए क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस क्या होगा, के एफ आयन के एफ डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी आयन इंटू के पी के आई एस सी डिवाइड बाय के एफ इंटू टाउ पी। के एफ कैंसल आउट हो गया और 1 बाय, हमें पता है 1 बाय के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई सी क्या होता है, टाउ एफ होता है। ये क्या होता है, टाउ एफ होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के पी के आई एस सी टाउ एफ टाउ पी। ये होगा मेरा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंस। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरेसेंस उसका वैल्यू क्या होगा, के एफ इंटू के आई सी इंटू टाउ पी इंटू टाउ एफ और टाउ एफ इंटू टाउ। समझ में आया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा, आने का चांसेस भी कम रहता है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आ सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही था। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। आप अच्छे तरह से इसको एक बार रिवाइज कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स होगा आपके पास, जो बुक है वहां से सॉल्व कीजिए। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।